Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. Like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. मेरा नाम विमल कुमार है और मैंने इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 107 रैंक हासिल किया है। और मेरा जो जीएस में स्कोर था जब मैं पहला मेंस लिखा था वो 362 था और अभी इस बार मेरा जीएस स्कोर 443 हो गया है। तो मेरा ये ओवरऑल 5th अटेम्प्ट था। मैंने लगातार 4 मेंस लिखे थे और चारों मेंस में मैंने जो सीखा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि वो काफ़ी क्रूशियल रहा है, क्योंकि मेरा जो जीएस स्कोर था 362 से अभी प्रेजेंट टाइम 443 हो गया है। तो जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, मैं आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट था, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी मैंने हमेशा जो है मैथमेटिक्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री ही सीखी थी, कभी आंसर राइटिंग उस तरह किया नहीं था। तो मेरे लिए जो ये वाला एप्टीट्यूड था डेवलप करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखता था, कभी सब्जेक्टिविटी वाला माइंड था नहीं। तो मैंने जब स्टार्टिंग में अपना मेंस लिखा तो काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी की तरीके से ही डील किया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एज सच मेंस का तैयारी मैं घर से नहीं करूँगा, खुद से नहीं, और मैं वहाँ एग्ज़ाम में जाके ही सॉल्व करूँगा। मेरा पहले ये अप्रोच था। तो मेरा जीएस का उतना ज़्यादा मैं तैयारी नहीं किया था, इवन पूरा सिलेबस भी कवर नहीं था पर्टिकुलरली फॉर मेंस, और सिर्फ मैं मैथमेटिक्स पे फोकस करता था क्योंकि वो मेरा ऑप्शनल था। तो जब जीएस में मैं वहाँ गया तो कई सारे क्वेश्चन, इवन चाहे मुझे याद है कि GS2 में एजुकेशन के क्वेश्चन थे, हेल्थ का था, तो मेरे पास जो बेसिक वैल्यू एडिशन था वो मिसिंग था। तब मुझे समझ में आ गया कि ये तैयार मुझे ऑलरेडी करके ही आना था, क्योंकि IIT JEE में क्या होता था कि हम कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ लेते थे थियरी, और हमें नहीं पता होता था किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम वहाँ जाके ही सॉल्व करते थे। तो यही अप्रोच मैं इधर सिविल सर्विसेज में भी लाने की ट्राई कर रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि ये ऑलरेडी सब याद करके जाना होता है और वहाँ लिख के आना होता है। तो जब ये मेरे दिमाग में क्लिक किया तो अगले साल मैंने फिर PYQs के ही पूरे नोट्स बना डाले, GS 1, 2, 3, 4 के सारे बना डाले, और फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करता था। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये थोड़ा अभी मेंस लिखना काफ़ी इजी हो रहा है, अभी उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। अभी मेरे पास एजुकेशन के 5 जो वैल्यू एडिशन पॉइंट थे वो रेडी थे, वो चाहे हेल्थ पे हो, चाहे वुमेन पे हो, हर एरिया में मेरे कुछ पॉइंट प्रिपेयर थे। इवन मैंने सबसीक्वेंट अटेम्प्ट में कुछ वैल्यू एडिशन और डाला, जैसे कि मुझे याद है कि कोई केस स्टडी है सोशल ऑडिट का, जैसे मेघालय वाला एग्जांपल हो गया, राजस्थान का एग्जांपल हो गया, ये सारे एग्जांपल्स मैंने उसमें वैल्यू एडिशन के तौर पे लिखना स्टार्ट किया। और मैं जब भी रिवाइज़ करता था तो वो वैल्यू एडिशन रिवाइज़ करने के लिए जाता था, ना कि जेनरिक पॉइंट, क्योंकि काफ़ी मेंस में लिख चुका था तो मैं पॉइंट सोच सकता था। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि PRI के कुछ चैलेंजेस बताइए और उसके सॉल्यूशन, तो चैलेंजेस तो दिमाग में हमेशा ही रहते थे, मैं कभी भी बता देता था। वो जो सॉल्यूशन थे, स्पेसिफिक पॉइंट जो कि वैल्यू एडिशन है, मुझे याद है कि एक गुजरात में एक विलेज था जो मॉडल विलेज था, उसका एग्जाम्पल पंसारी विलेज करके है, तो वो मैं लिख लिया था। उस विलेज में वाईफाई था, सब कुछ था, लाइब्रेरी थी, जो एक मॉडर्न विलेज में होना चाहिए वो सब कुछ था। तो वैसे एग्जाम्पल मैं आज तक GS2 में कोट करता था डब्बे में डाल के। तो मुझे लगता है ये चीज़ें जो है काफ़ी हेल्प की हैं। और रही बात ये मेंस तैयार करने का, तो वो जो स्टार्टिंग में मेरा जो मिसकंसेप्शन था, क्योंकि मैं IIT से आता था, मुझे लगता था कि मैं बड़े आसानी से ये कर लूँगा 1-2 अटेम्प्ट में। इवन मैंने पहले भी सोचा था कि बस 1-2 साल लगेगा और मैं निकाल लूँगा। स्टार्टिंग में तो पहले ही ड्रीम था कि पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा रियल लाइफ में काम करता नहीं। जब हम आते हैं ग्राउंड पे समझ में आता है कि प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तब रियलाइज़ होता है कि कुछ तो गलती कर रहे थे, हम उतना भी सही नहीं थे। और मुझे याद है कि जब मैं पहली बार प्रीलिम्स दिया था तो मुझे ऐसा लगा था मुझे सब आता है, पूरे सेंटर में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं ही था। और जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गया तो इतने कॉन्फिडेंस में था कि 91 हो गए, पता भी नहीं चला। और धीरे धीरे जब CSAT के पेपर के बीच में टाइम मिला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार गलती करके ढेर सारी आया हो, और वो गलतियाँ दिखने लगती हैं। जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो दिमाग में रहते हैं, जो सही होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो घर आते आते रियलाइज़ हो गया था कि गड़बड़ हो रहा है। और जब मैंने चेक किया 40 मिस्टेक उस बार मेरा निकला था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैं प्रीलिम्स में अप्रोच फॉलो कर रहा वो एकदम से रॉन्ग था। उस साल मैंने इवन PYQs का यूज़ नहीं किया था, सिर्फ एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ और
उनकी मैगजीन्स फॉलो किया था, मुझे लगता था उससे ही निकल जाता है। बट उस साल का थोड़ा सा स्लाइटली पेपर भी कंसेप्चुअल बेस था, फैक्चुअल कम था 2021 का प्रीलिम्स। और फिर मैंने जो है अप्रोच थोड़ा PYQ ओरिएंटेशन की तरफ ले गया। प्रीलिम्स में PYQ का रेलेवेंस मुझे उसी साल से समझ में आ गया था। और जब मैं 22 में पहुंचा मेंस देने, फिर वही गलती की जो मैं प्रीलिम्स में किया था, PYQs को इम्पोर्टेंस ना देना। जब 22 का मेंस फेल किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार PYQ ही है जो असली एग्ज़ाम का सिखाते हैं, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। फिर सिमिलरली मैं मैथ्स ऑप्शनल में भी वही चीज़ मैंने फेस की। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने 2023 में मेरा परफेक्ट अटैम्प्ट था। मुझे लगता था कि उस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है, वो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। मुझे ऐसा लगता था कि इस बार हो ही जाएगा क्योंकि सारी गलतियां मैं इंक्लूड कर चुका था उसमें। तो जब मैं करके आया तो काफ़ी खुश था कि हो जाएगा, डाउट नहीं था। लेकिन उस बार भी मेरा मेंस फेल हो जाता है। और मेंस उसमें ऐसे का मार्क्स जो था 30 नंबर डाउन हो गए थे, 110 से सीधा 79 पहुँच गया था। तो काफ़ी डिमोरलाइजिंग होता है। और हालांकि मैं उसके बाद से GS में जो चीज़ें शुरुआत के 2 अटैम्प्ट में सीखी थी वही मैं कैरी फॉरवर्ड किया। और सिर्फ एक चीज़ का मैंने इंक्लूजन किया सबसीक्वेंट अटैम्प्ट्स में, वो थी टॉपर्स कॉपी। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट गाइड हमारे पास टॉपर्स कॉपी ही होती हैं, चाहे वो किसी भी रैंक का हो। अगर उसका नंबर अच्छा आया हो तो उनमें काफ़ी रिफाइंड होता है। वो कॉपी जो है एक दिन की बनाई हुई नहीं है, उसमें सालों की मेहनत होती है। वो एक्चुअली में दिखता नहीं है, हमें लगता है कि ये बड़ा आसान है लिखना, बट जब हम लिखना खुद जाते हैं तब रियलाइज़ होता है कि हम ऐसा लिख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में एक दिन का होता ही नहीं कभी। उसमें सालों, 5 सालों, 4 सालों, 3 सालों का मेहनत होता है। तो मुझे लगता है वो कॉपीज़ से अगर हम कुछ भी सीख पाए, अगर 30-40% भी ग्रास्प कर पाए और उसे अपने आंसर्स में इम्प्लीमेंट कर पाए, तो जो नंबर का इंक्रीज़ है काफ़ी हो सकता है। और वही इंक्रीज़ जो मेरा 360 से सीधा 440 में पहुंचा, मुझे लगता है इन्हीं सब चीज़ों का परिणाम है। तो मेरा सबसे पहला जो लोवेस्ट GS 1 में स्कोर था वो 80 था, और इस बार मेरा 118 नंबर आया है। मुझे लगता है जो मैं गलतियां कर रहा था GS 1 में वो थी, जैसे कि सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको ना पढ़ना, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री को मिस कर देना, सोसाइटी पे उतना ध्यान ना देना। और ये 2-4 चीज़ें जो थी जो कहीं ना कहीं वो मार्क्स का जो गैप है वो बना रही थी। बट इस बार मैं थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का वही 5 टॉपिक जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन, फ्रेंच और वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये 5 टॉपिक्स के अच्छा एक कलेक्शन हो जाना चाहिए क्वेश्चन का, जो मैंने काफ़ी कलेक्ट किए और उनको एज सच अपने आंसर्स में वहाँ इंक्लूड भी किए। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सीधा क्वेश्चन मिला मुझे इस बार और मैंने उसका अच्छे से वहाँ पर लिखा। तो ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ सोसाइटी को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। सोसाइटी में जो बेसिकली देखा जाता है कि जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एंथ्रो के स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी बहुत अच्छा आइडिया होता है। तो वो लोग इतने अच्छे से लिखते हैं कि अगर हमारा जो टेक्निकल वाले ऑप्शनल बेसिकली हैं तो वो लोग उतना अच्छा नहीं लिख पाते। तो हमें कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल्स, केसेस, कोर्ट केसेस हो, चाहे कोई भी वैल्यू एडिशन हो, केस स्टडी हो, हमें लाना पड़ेगा। और जब हम वो सारी चीज़ें लाएंगे तभी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जब मेरा GS 2 का मुझे याद है कि पहली बार स्कोर 90s के अराउंड था और मेरा एक बार 2023 में 118 मार्क्स आया था। और जो 118 उसमें भी 118 जो मार्क्स आया था उसका मेन चीज़ था मैंने PYQs को बड़े अच्छे से किया था। उस साल मैंने PYQs की जो कॉमन थीम थी, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि एक्सेप्शन होता है, वो जनरली पूछा जाता है लेकिन हम लोग करके नहीं जाते, तो वो कहीं ना कहीं वो मार्क्स का जो डाउनफॉल होता है उसकी वजह से होता है। तो जो ऐसी थीम्स हैं जो उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज में, उनको हमें खुद से एफ़र्ट डाल के प्रिपेयर करना है। और GS 2 में हर एक चीज़ का टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में कीवर्ड है, एक एक चीज़ का हमारे पास शॉर्ट नोट होना चाहिए। एटलीस्ट 1 पेजर और 2 पेजर तो होना ही चाहिए। और हमें वो वैल्यू एडिशन ही रिवाइज़ करना है। और बाकी चीज़ें जो मान लो चैलेंजेस और सॉल्यूशन है तो उनको हमें ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए जाना है और दिमाग में लाना है कि हम इसमें वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि ये पर्टिकुलर 2-3 चीज़ें वैल्यू एडिशन के तौर पे हम लिखेंगे और उन्हें ही इंक्लूड करना है आंसर्स में। मैंने देखा है कि अगर हम 5 चीज़ें याद करके जाते हैं, अगर वो 5 की 5 हम लिख लेते हैं तो वो ज़्यादा एडवांटेज करता है रादर दैन कि हम 10 चीज़ें याद कर रहे हैं और हम एक भी ना लिख पाए। तो कम चीज़ें याद करिए बट इंश्योर करिए वो चीज़ एग्ज़ाम में दिखे। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज़ जो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ पढ़िए उसे थोड़ा अप्रिशिएट करिए, देखिए कि एक्चुअल में उसका रेलेवेंस क्या है, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो या सिर्फ वो किताबी ही रह जा रहा है। तो जब भी पढ़िए, मान लो न्यूज़ में देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कि कुछ हो रहा है उससे रिलेटेड,
एग्जाम्पल के लिए पंचायत ले लो, पंचायत में कुछ हो रहा है, फंड्स आ रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो गूगल कर लीजिए, प्ले स्टोर में देख लीजिए वो प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाता है वो। तो मैंने उन चीज़ों को थोड़ा ग्राउंड से कनेक्ट करने की कोशिश भी की है, तो उससे रिकॉल करना बाद में इजी होता है। और बहुत सारा वैल्यू एडिशन मैंने न्यूज़पेपर से भी कलेक्ट किया है। मुझे लगता है न्यूज़पेपर में जो हम पढ़ते हैं वो हमेशा याद रहता है, तो न्यूज़पेपर वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा, एक दो एग्जांपल जो कभी कभी आ जाते हैं अच्छे, तो उनको कलेक्ट कर लेना है, तो वो हमेशा याद रह जाते हैं। अगर हम कहीं से मैगज़ीन से पढ़ते हैं तो हम अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते और वो भूल भी जाते हैं। तो GS2 में मुझे लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है स्टार्टिंग का है, जो फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा है, उनसे एक दो क्वेश्चन आते हैं। और फिर सेकंड जो है PRI के एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन आएंगे और उन्हें हमें बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि उसका ऑलरेडी कंटेंट प्रिपेयर होता है, उसमें जितना वैल्यू एडिशन कर सको उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। थर्डली मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अभी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो वो ऐसा क्वेश्चन होते हैं सबको नहीं आ रहे होते हैं। अगर वो कोई बच्चा अच्छा कर जाता है तो उसमें मार्क्स काफ़ी अच्छा मिलता है। और फोर्थली मुझे लगता है कि जो सोशल जस्टिस वाला पोर्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए स्कीम वगैरह हैं, हम काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं उन चीज़ों को, तो उन चीज़ों को भी प्रिपेयर करके जाना है। और IR काफ़ी इंटरनेशनल जो रिलेशन है GS2 में, वो काफ़ी स्कोरिंग होता है। उसमें कुछ 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत फिक्स पैटर्न पे आते हैं, कि जो उस साल कोई बॉडीज़ न्यूज़ में होगा, चाहे G20 रहा हो, चाहे बिम्स्टेक रहा हो, तो वो एज सच क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम प्रिपेयर करके जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान में रखी जाए तो GS2 में भी अच्छा स्कोर आ सकता है। तो जो वैल्यू एडिशन GS2 में है, मैं बोलूँगा कि टॉपर्स कॉपी उठाइए, और अगर उनके पास PRI का कोई आंसर है तो उसमें देखिए कि उनने क्या अलग लिखा है। कुछ एक दो पॉइंट ज़रूर होते हैं जो वो कलेक्ट करके लाते हैं कहीं से, वो हमें बस वहाँ देखना है, उसको गूगल में सर्च करना है, उसका रिलेवेंस देखना है। तो वो जैसे आप देखोगे, मुझे याद है कि PRI में पंसारी नाम का विलेज था, जो एक मॉडल विलेज है, गुजरात में है। वहाँ पर वाईफाई की सुविधा है, वहाँ पर लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल सुविधाएं हैं जो एक शहर में होती है। तो ऐसे अगर गांव का एग्जांपल सीधा आप कोट करते हो तो बहुत ज़्यादा लाभ करता है। और ये जो गांव है, मैंने किसी की शायद कॉपी से ही देखा होगा, मुझे याद नहीं है। और मुझे याद है श्रुति शर्मा मैम की कॉपी जो थी उस साल जब 21 में उनने पास किया था, तो उनके में भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे। उनको मैंने कलेक्ट किए, उनको दोबारा सर्च किए और उनको अप्रिशिएट किया कि कैसे एग्जाम्पल है। मुझे याद है कि उनके आंसर्स में इवन कुछ वुमेन सरपंच का नाम भी था, और वो सरपंच ऐसे थे कि ग्रेजुएट लेवल के थे, तो वो काफ़ी यूनिक पॉइंट्स थे। तो मैं समझ गया था कि अगर यूनिक चीज़ें डालोगे तभी मार्क्स आता है। तो मैंने भी ऐसे ही कलेक्ट करना स्टार्ट किया। और इवन जैसे मैगजीन्स होती है, उसमें अगर कुछ यूनिक चीज़ दिख जाए तो उसको भी वहाँ से भी कलेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ एक न्यूज़पेपर बहुत बड़ा सोर्स है। न्यूज़पेपर एज सच एग्जामिनेशन पॉइंट से मैं उतना नहीं पढ़ता था, एक अवेयरनेस पॉइंट से पढ़ता था। मुझे थोड़ा अच्छा लगता था कि मैं कनेक्टेड फील करूँ देश से, क्योंकि मैं गांव में रहता था तो मुझे नहीं पता चलता था कि देश में क्या चल रहा है। आजकल हम सब जानते हैं क्या, कोई टीवी देखता नहीं, तो मैं भी उतना देखता नहीं था। तो न्यूज़पेपर में मैं वैसे पढ़ता था, और कुछ चीज़ अगर दिख जाती थी जिसको मैं अपने GS से कनेक्ट कर पाता था तो उसे नोट भी कर लेता था। तो वो चीज़ मैं आंसर्स में दोबारा डाल पाता था। और हालांकि जो नोट करता था कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही करता था। टेलीग्राम पे कुछ चैनल खुद के बना लिए, वहीं पर चीज़ें डाल दी। तो वही जब मैं GS लिखने जाता था तो एज सच वही कंटेंट वैल्यू एडिशन वाला फिर से अपने आंसर्स में लाने की कोशिश करता था। तो GS3 का मेरा जो सफ़र था 2022 में मेरे 88 मार्क्स थे, और उस साल की मुझे याद है इश्ता किशोर मैम जो टॉपर थे उनके भी 88 थे। तो मेरा हालांकि हुआ नहीं था, लेकिन मुझे इतना थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि मैंने टॉपर के इक्वल कर लिया। तो मैं अपने दोस्तों को कहता था कि मेरा एकदम ऑलमोस्ट रैंक 1 के बराबर मार्क्स है। बट अगले साल हुआ गया कि जब मैं GS3 देने गया तो वो मार्क्स 82 पहुँच गए। तो हालांकि मैं काफ़ी पढ़ के गया था, काफ़ी कुछ चीज़ें एडिशन करी थी, फिर भी मार्क्स नहीं आया। फिर अगले बार फिर गया देने 24 में जब मैं इंटरव्यू दिया तो उसमें 79 आ गए। इस बार मैं और पढ़ के गया था, काफ़ी कंटेंट था मेरे पास, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में हो क्या रहा है। फिर मैं इस बार 25 में जब मैं जाने वाला था लिखने, तो मैंने 22 की कॉपीज़ देखी। तो मैंने पाया कि मैं 22 में थोड़ा रट लेता था चीज़ें, कंटेंट वगैरह, डाटा वगैरह रट लेता था, और मैंने सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट में रटना छोड़ ही दिया था। डाटा वाटा मुझसे याद नहीं होता था। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की, तो थोड़ा इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि एटलीस्ट एजुकेशन का एक्सपेंडिचर क्या है, हेल्थ का क्या है, ये सारी चीज़ें, कुछ जो बेसिक डाटा था 10-15 जो डाटा हो सकता है, वो मैं बेसिक इस बार याद किया और उसको इंक्लूड करके आया। तो इस बार 85 मार्क्स आए। तो मुझे लगता है GS3 में डाटा
फैक्ट्स, एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जेनरिक सेंटेंस लिखोगे तो शायद नंबर नहीं आते। और मैंने लोगों के 70s 60s में भी नंबर देखे हैं, और उसका मेन रीज़न यही है कि वो लोग डाटा और एग्जाम्पल्स कम लिखते हैं। और थोड़ा डिमांड का भी इशू होता है, क्योंकि इकॉनमी थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है। कभी कभी क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और चला जाता है। तो मुझे लगता है अगर डिमांड पे स्टिक रहेंगे GS3 में, और साइंस एंड टेक बड़े अच्छे से लिखना होता है, उसमें डायग्राम भी बनाए जाते हैं, वो सारा करेंगे तो मार्क्स आते हैं। हालांकि मेरा साइंस एंड टेक में मैं उतना अच्छा लिख नहीं पाता था, मैं ऑब्जेक्टिवली सोचता था। और वहीं मैं जब ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर्स की कॉपी देखता था तो मुझे लगता है ये साइंस एंड टेक मेरे से बेटर लिखते हैं। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग था, साइंस था, स्टिल मैं अच्छा नहीं लिख पाता था। तो ये कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस थी, और मेरा जो स्ट्रेंथ था इंटरनल सिक्योरिटी था, तो मैं उसमें अच्छे आंसर लिख लेता था। तो मुझे लगता है कि जो ये मेरा 85 मार्क्स आया, इन्हीं की बदौलत आया। और अगर 100 के आसपास जाना था तो थोड़ा मुझे डाटा, फैक्ट्स और थोड़ा मेहनत करनी थी, जो कि मेरे पास इस बार लिमिटेड टाइम था, मैं नहीं कर पाया। तो GS3 का मुझे लगता है डाटा फैक्ट्स वगैरह हैं, ये विज़न IS का जो मैगज़ीन होता है उसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ बहुत सारी कोचिंग GS3 का, मुझे याद है PW का कुछ सा डॉक्यूमेंट, उसमें एक साथ ही GS3 के डेटा वगैरह रहते थे। तो एज सच वो एक साथ ही कलेक्ट करा हुआ मिल जाता है एक साथ, तो वो बहुत बल्कि लगता है। हालांकि मेमोराइज़ करना बहुत टफ़ होता है, और मैं क्योंकि मेमोराइजेशन पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मुझे लगता है कि चीज़ें पहले अप्रिशिएट करो तो याद करो। जैसे मुझे याद है कि मैं हेल्थ का एक्सपेंडिचर भी थोड़ा फील करके ही पढ़ता था कि 2.5% GDP करना है, उसका क्या मतलब है, क्या रिलेवेंस है, अभी कितना है। वो चीज़ें थोड़ा अगर अप्रिशिएट करके पढ़ोगे तब डाटा याद भी होता है, और अगर ब्लाइंडली याद करने जाओगे तो याद भी नहीं होता, और दिमाग में और थोड़ा मुझे लगता है कि अगर डाटा एग्जैक्टली याद नहीं है तो लिमिटेड अगर फिगर के अराउंड आपका दिमाग में चल रहा है तो उसको अराउंड करके डाटा डाल देना है। और GS3 में कमिटीज़ वगैरह का भी कुछ PDF पड़े हुए हैं, और मुझे टेलीग्राम पे मिल गए थे। एज सच कोई भी टॉपर के टेलीग्राम पे चले जाइएगा, GS3 का कंपाइलेशन मिल जाएगा, जिसमें कमिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। वहाँ कमिटीज़ से आपको कुछ पर्टिकुलर 10-12 कमिटीज़ के नाम याद कर लेना है। वो एग्रीकल्चर में मेंशन करना है, इकॉनमी में मेंशन करना है, और इंटरनल सिक्योरिटी की, चाहे वो बॉर्डर मैनेजमेंट में कोई कमेटी हो, या फिर नेबर्स के ये जो नक्सलिज्म से कमेटी हो, ये सारी कमेटी हमें इंक्लूड करनी है। इंटेंशनली अगर ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है तो कमेटी का एटलीस्ट नाम लिख दो और एक आधा पॉइंट बना के कुछ भी डाल दो। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट फैक्टर रहता है GS3 में, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए थोड़ा स्कोर करना डिफ़िकल्ट होता है। उसी में साइंस एंड टेक होता है, इकॉनमी होता है, एग्रीकल्चर होता है, इंटरनल सिक्योरिटी होता है, एनवायरनमेंट होता है। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट होना, एक साथ आंसर करना, हर सब्जेक्ट का अलग डिमांड है, तो माइंड सेट बार बार चेंज करना एग्ज़ाम में, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे लगता है वो जो माइंड सेट चेंज करते हैं कि इन्वायरमेंट में अभी चले गए, अभी साइंस लिख रहे थे, फिर इकॉनमी लिखने का होगा, तो वो थोड़ा ट्रांजिशन डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए स्कोर डाउन साइड रहता है। मेरा जो पैटर्न था वो सारे GS का इस बार एक ही था कि सबसे पहले 1 to 4 करना है, फिर 11 से 20, देन वही क्वेश्चन करने हैं जो सबसे बेस्ट आते हैं। आखिरी में जो 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है करने के लिए वो लीस्ट आते हैं, तो उसमें क्या होगा, टाइम भी बचेगा, साथ ही साथ आप उस क्वेश्चन में थोड़ा लिख दोगे, ज़्यादा मतलब फर्जी चीज़ें नहीं लिखोगे। बाकी टाइम जो बचा हुआ है वो जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं उनको एड्रेस करने में लगाना है, क्योंकि मुझे लगता है जो एग्ज़ामिनर होता है वो जानता है कि ये बच्चा कैसा लिख रहा है। वो मैं ऐसे सोचता था कि वो पढ़ते नहीं, बट मैं 100% श्योर हूँ कि वो पढ़ते हैं। अगर पढ़ते ना होते तो मेरा मार्क्स इधर से उधर हर बार होता। तो बकवास अगर हम सोचते, कभी कभी सोचते हैं कि लॉ पेज भर देते हैं और नहीं आता फिर भी पेज भर देते हैं। तो मैं 1-2 बार, शायद मुझे GS1 में याद है कि मैं ट्विस्टर के बारे में कुछ नहीं जानता था, 2 पेज लिख के चला आया। तो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि जो मैंने लिखा है उसका रेलेवेंस क्या ही था, वो दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी खा गया। तो मैंने इंश्योर किया कि अगर लिखना भी है थोड़ा गोला वोला बना के कुछ लिख देना है, क्योंकि आता नहीं तो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखनी है, सन डायग्राम बनाना है, 4-6 पॉइंट लिखना है, दूसरे पेज में 4-6 पॉइंट ऐसे ही बना देने। तो उससे क्या होता है, टाइम भी बच जाता है और जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें अच्छे से एड्रेस कर पाते हैं। तो वही है कि अच्छा कंटेंट लिखे तभी नंबर आता है, और जो कम क्वेश्चन आते हैं उनको बाद में ही एड्रेस करना है, जिससे टाइम बच जाए। वो टाइम हम कहीं दूसरी जगह अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेंगे। ये बात मुझे याद है लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो एक भैया है उनने बताया था कि जो कंपटीशन है जस्ट एग्ज़ाम के बाहर नहीं है। कंपटीशन आपको एग्ज़ामिनेशन, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो
तब भी कंपटीशन है। आप जो जिस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करते हो वो भी मैटर करता है। सपोज़ आप ऐसे क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो जिसके बारे में कुछ जानते ही नहीं, उसमें 15 मिनट लगा दिए, तो आप ऑलरेडी रेस से बाहर हो रहे हो। तो अगर यही क्वेश्चन जो बंदा लास्ट में कर रहा है, एकदम आखिरी में, तो वो पहले ही इन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्ट करने का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो जनरली लोग ध्यान नहीं देते। इवन मैं भी ध्यान नहीं दे रहा था। इस बार फॉर्चुनेटली मैंने यूज़ किया था। तो GS4 का जैसे मेरा मार्क्स स्टार्टिंग में पहली बार 88 आया था, और उस साल मुझे याद है कि GS4 का बहुत लेंदी पेपर आया था। पहले मैंने केस स्टडी अटेम्प्ट की, उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया। केस स्टडी इतनी लेंदी थी कि मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गया था। अब मेरे पास 1 आवर था और वो 13 क्वेश्चन जो सॉल्व करने होते वो थे। और मुझे याद है कि मैं क्वेश्चन इतने बड़े बड़े थे कि आखिरी में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे मैं पढ़ा भी नहीं। एक वर्ड देखा CSR, तो CSR देख के मैं आंसर कर दिया। जो पूछा है, कुछ भी पूछा हो, मैंने देखा, आंसर कर दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं था। इधर छोड़ दो क्वेश्चन या तो लिख दो। तो मैंने क्वेश्चन ना पढ़ के CSR के बारे में चैलेंज वगैरह पूछा था, तो मैं डायरेक्टली लिखा। और ऐसे ही मैं फिर अगले अटेम्प्ट में डिसाइड किया कि टाइम मैनेजमेंट का इशू जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि GS4 बहुत बड़ा पेपर होता है। और उस साल के जो टॉपर, मुझे याद है कि रैंक 2 या 3 थी जिनका हाईएस्ट मार्क्स था, उनने बताया था कि जो उनका अप्रोच था वो थियरी पहले करते थे और ये केस स्टडी बाद में करते थे। तो मैंने भी नेक्स्ट अटेम्प्ट में यही चीज़ की, और मैंने थियरी पहले किया, थियरी का बड़े अच्छे से लिखा। फिर केस स्टडी को, हर केस स्टडी को 15 मिनट देना था मुझे। 6 केस स्टडी थी, तो 1.5 घंटे केस स्टडी सॉल्व करना था, 1.5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो मैंने इस बार थियरी किया पहले, फिर मैं केस स्टडी पे गया। 15 मिनट में ही केस स्टडी सॉल्व करना था, 1 मिनट इधर उधर नहीं। तो मैंने वो चीज़ें सारी इंक्लूड करी, और मेरे उस बार 88 से 110 मार्क्स बढ़ गए, 110 पहुंच गया। फिर अगली बार फिर मैंने थोड़ा और कंटेंट पे काम किया, थियरी वाले पोर्शन पे अच्छे से काम किया। अगली बार और अच्छे से थोड़ा केस स्टडी पे काम किया। स्टेक होल्डर बड़े अच्छे से लिखता था, गोले वगैरह, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोले मैंने सीख लिए थे कि रेक्टेंगल बनाना है, सर्किल बनाना है, स्टेक होल्डर उसमें सजा सजा के लिखना। और हर केस स्टडी का ABCD पार्ट होता है। एक जब पार्ट एड्रेस हो जाए, नीचे लाइन खींचना। मुझे याद है 2023 के जो टॉपर थे रैंक 1, उनकी कॉपी में ये सजावट देखी थी, तो मुझे भी अच्छी लगी, मैंने भी वो इंक्लूड करी। और उस बार मेरा जो मार्क्स था एथिक्स में 118 पहुंच गया। अब इस बार क्या था, जब मैं 25 का इस बार रिसेंट वाला देने जा रहा था, तो मेरा थोड़ा दिमाग, क्योंकि मैं कई अटेम्प्ट दे चुका था, तो खुल चुका था। मैं हर चीज़ को अब एथिकली ही देखने लगा था। जब GS1 पढ़ने जाता था, इवन मुझे याद है कि हड़प्पा का कोई मूर्ति था, तो मैं उसको एथिकली सोच रहा था, एथिकली क्या है। तो वही GS2 में कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें जो भी फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ हैं, सारे एथिकल ही हैं। तो उनको कैसे एथिक्स में यूज़ करना है, मैं वो सोचता था। चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल हो, एथिक्स में कैसे डालना है, हर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल, GS3 का भी, एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम्पल हो। तो मैं जो एग्जाम्पल थे उनको डाइवर्सिफाई किया एथिक्स में इस बार। सेकेंड चीज़ मैंने की कि पहले मैं सिर्फ IAS का एग्जाम्पल देता था। मैंने कहा, सोचा कि IAS ही एक मेन पोस्ट नहीं है, मुझे अगर IRS का एग्जाम्पल कोई मिल जाए, कोई IPS का मिल जाए, वो भी एक अच्छा संकेत देता है। इवन मुझे याद है कि मैंने विलेज सेक्रेटरी तक के एग्जाम्पल इस बार यूज़ किए, क्योंकि मुझे लगता था पब्लिक सर्वेंट का जस्ट मतलब IAS ही नहीं है, कोई भी ग्राउंड पे भी काम कर रहा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये थोड़ा एग्जाम्पल्स को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया इस बार, और अलग अलग सब्जेक्ट का जो इंटरलिंकेजेस थे, चाहे वो GS1 का एथिक्स के साथ, GS2 का एथिक्स के साथ, वो चीज़ें थोड़ा मैंने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया और उनका सही से यूज़ किया। और इस बार मेरा जो मार्क्स था 131 पहुँच गया, जो कि काफ़ी अच्छा था। और कभी कभी इतने मेरे ऑप्शनल में नहीं आते थे 131 के बराबर। मेरा मैथ्स ऑप्शनल था, पेपर 1 मेरा काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा था। लास्ट ईयर मुझे याद है 123 थे, और इस बार एथिक्स में 131, जो कि पेपर 1 से भी ज़्यादा थे। तो ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी, और मैं काफ़ी खुश हूँ कि 131 आए। एथिक्स में मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मुझे याद है कि एक रेड बुक करके फोरम का आता है, और एक लुकमान सर के नोट्स आते हैं, लुकमान शायद IAS का, तो उनका डिजिटल वर्जन मुझे मिल गया था टेलीग्राम से। तो मैंने उनको दोनों को अच्छे से पढ़ा, और उससे क्या हुआ कि जो क्लैरिटी थी मेरी बढ़ी एथिक्स का। और फिर मैंने उनका यूज़ करके PYQ सॉल्व करने स्टार्ट किए। फिर मैंने एक साथ वाले टॉपिक्स एक जगह, एक साथ वाले जो क्वेश्चन थे एक साथ लिख देता था, उनका जो आंसर था फिर करता था, फिर उसी में एग्जाम्पल डालता था। तो मेरे जो नोट्स हैं काफ़ी टॉपिक वाइज और सिलेबस कीवर्ड ओरिएंटेड बन गए। तो मैं जब भी एथिक्स पढ़ने जाता था उन्हीं नोट्स को देखता था। अभी मैं दोबारा से रेड वाला बुक जो है और ये लुकमान IAS का नोट नहीं देखता था, उन्हीं का थोड़ा कॉपीड वर्जन समहाउ शॉर्ट में
और मेरे अपने शब्दों में जो मैंने बनाया था वो काफ़ी यूज़फुल रहा। और जो एग्ज़ाम्पल्स थे, मुझे याद है कि कोई एक मैम थी, इस बार मैंने उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था, तो एथिक्स में एक एग्ज़ाम्पल मुझे दिखा था कि एक आर्मी डॉक्टर थे और उन्होंने एक लेडी की हेल्प की थी झांसी रेलवे स्टेशन में डिलीवरी के लिए। तो एक ऐसा फेमस एग्ज़ाम्पल था जो बहुत वायरल हुआ था। तो मैंने इंश्योर किया था कि ये एग्ज़ाम्पल मुझे 2-3 जगह अच्छे से डालना है, और ये एग्ज़ाम्पल मैं इस हिसाब से मोल्ड करता था कि चाहे अकाउंटेबिलिटी हो, सेंस ऑफ ड्यूटी, इंटीग्रिटी, कहीं भी डाल सकता था। तो जो कुछ चुनिंदा एग्ज़ाम्पल है उनको मल्टीपल जगह डालने की कोशिश करना है। तो इससे क्या होता है कि लोग थोड़ा याद कम करना पड़ता है और उसका यूज़ बढ़ जाता है। तो मैं ये एथिक्स में इंश्योर किया इस बार। जैसे कि GS 1, 2, 3, 4 कहीं ना कहीं चारों ह्यूमैनिटीज़ के ही पेपर हैं, तो सब्जेक्टिविटी है। तो कुछ कंटेंट GS 1 का GS 2 में भी जा सकता है, GS 2 का 3 में और 4 में भी जा सकता है। जैसे कि सोसाइटी है, सोसाइटी के कुछ चीज़ें जो है एथिक्स में ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। कोई चाहे महिला से रिलेटेड एग्जाम्पल हो, उसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकते हैं उधर। जैसे कि सबरीमाला जजमेंट है, उसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे GS 2 में कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको एज सच GS 4 में हमें कॉपी करना है। जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक बहुत बड़ा एथिकल फंडामेंटल राइट है, तो उसको कैसे अपने आंसर में GS 4 में डालना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये सारे सब्जेक्ट के एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और लगता है कि ये जो इंसान जो लिख रहा है वो काफ़ी समझदार है और समझ रहा है चीज़ें। और मुझे लगता है फिर हमारे पास कंटेंट की भी कमी नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे टाइट सेपरेशन नहीं रखते हैं। हम GS 2 को GS 4 से अलग नहीं देखते हैं। मुझे याद है GS 2 और 4 मेरे दोनों स्ट्रॉन्ग जोन रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर लेता था एक दूसरे सब्जेक्ट में। और वही GS 3 क्योंकि डाटा ओरिएंटेड था, उसमें थोड़ा ट्रांसफरेबिलिटी कम है। लेकिन ये 2 और 4 में काफ़ी कुछ चीज़ें इधर उधर जा सकती हैं, और उन पे काम वो सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग से आएगा। जब आप सोचोगे ये वाला एग्जाम्पल कैसे मैं एथिक्स में डाल सकता हूँ, और वही सेम एग्जाम्पल GS 2 में कैसे डाल सकता हूँ, चाहे वो महिलाओं का एग्जाम्पल हो, चाहे बच्चों का, इवन पीपल विद डिसेबिलिटी का कोई एग्जाम्पल मिल जाए अच्छा सा, तो वो एथिक्स में भी डालना है, कंपैशन में डाल सकते हैं, सोशल जस्टिस में GS 2 में भी डाल सकते हैं। तो ऐसा करने पे जो रटने वाली चीज़ें काफ़ी लिमिटेड हो जाएंगी और याद करना भी काफ़ी आसान होगा। तो सबसे पहले मैं अपना बुक लिस्ट बताना चाहूँगा। GS 1 के लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का बुक पढ़ा था, और फिर एक NCERT फाइन आर्ट्स का आता है उसको मैंने पढ़ा, और एक NCERT तमिलनाडु का आता है जो कि हिस्ट्री के बारे में, उसको भी मैंने रेफ़र किया था। और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है जो प्रीलिम्स में भी काम आता है, मेंस में भी। और ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT ही रेफ़र की, जो कि 11th और 12th की हैं। फ़िज़िकल जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी यूज़फुल रहता है, तो वो मुझे लगता है कि सफिशेंट होता है। साथ ही साथ उसमें करंट अफेयर्स ऐड करने के लिए मैगज़ीन्स का यूज़ किया। और सोसाइटी के लिए मैंने प्रिपेयर्ड नोट्स यूज़ किए थे। मुझे ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स मिल गए थे, और उसको मैंने प्री और मेंस के दौरान ही किए थे। और मैंने उसमें वैल्यू एडिशन के लिए फिर करंट अफेयर्स का और टेस्ट सीरीज़ का भी यूज़ किया उनमें। और GS 2 का जो मेरा रिसोर्स था लक्ष्मीकांत था प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए ऋषिकेश रेड्डी सर के कुछ नोट्स थे, और ख़ुद फिर मैंने PYQ ओरिएंटेड अपने भी नोट्स बनाए। साथ ही साथ GS 3 के लिए मेरा फिर अगेन ये GS 3 का जो एक विवेक सिंह सर हैं, उनका इकोनॉमी बुक आता है, प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा था। वो काफ़ी, उनके जो 4 चैप्टर हैं काफ़ी यूज़फुल है। और देन अगेन एग्रीकल्चर के लिए ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स, और प्लस फिर मैंने अपने PYQ ओरिएंटेड जो थीम्स थे उनको पकड़ के नोट्स बनाए, उनको बार बार रेफ़र किया। और इंटरनल सिक्योरिटी का एक बुक था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, छोटा सा बुक था, उसको मैं पढ़ने की कोशिश किया, तो उतना मुझे सेंस नहीं बना रहा था। फिर मैंने ये सर के नोट्स फिर उठाए और PYQs के जो थीम्स पकड़े, और ये PT 365 जो इंटरनल सिक्योरिटी का होता है काफ़ी अच्छा था, तो इनको मैंने रेफ़र किया। और GS 4 में मैम मेरा जो ओरिएंटेशन था स्टार्टिंग में वही फोरम IS का रेड बुक और एक लुकमान का नोट आता है, वो दोनों मैंने रेफ़र किए थे। और बाद में मैंने इन्हीं का कुछ अपना वर्जन का नोट्स बनाया था जो कि PYQ से इंस्पायर्ड था, और इसका ही मैं मल्टीपल बार रिवीजन किया, और इसी चीज़ को मैं एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करता था। और ऐसे का तो एज सच मैंने स्टार्टिंग जो है एक बेसिक समझ लिया था। मुझे याद है यूट्यूब पे कोई चैनल था, वो सर बता रहे थे, तो मैंने बेसिक समझ लिया था कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है।
और मैं काफ़ी ऑर्गेनिक रखता था स्टार्टिंग में, ऐसे बढ़िया स्टोरी ओरिएंटेड रखता था कि पढ़ने में अच्छा लगता था। बट मैं 2022 के बाद जब मेरा 110 नंबर आया तो मैंने सोचा इसको 120 से 130 पहुंचाना है। तो मैं फिर मुझे याद है कि एक सर थे बढ़िया ऐसे का, उनका कोई कोर्स था, तो वो मिल गया था टेलीग्राम पे, अवेलेबल था। मैंने उनका सुना और कोशिश किया कि जो जैसा बोल रहे थे वैसे कि एकदम ऑब्जेक्टिवली ऐसे को बनाया। तो ये ऐसे काफ़ी मैकेनिकल हो चुका था। जब मैं एक पैराग्राफ से हेडिंग डालता था, इवन हेडिंग भी उतनी अच्छी नहीं बन पा रही थी, हेडिंग में ज़बरदस्ती घुसा रहा था उसमें। और तो ये ऐसे जो था काफ़ी मतलब मैकेनिकल था, इवन मुझे खुद पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे जो मार्क्स थे उस साल 79 पहुंच गए थे 110 से। फिर अगले साल जब फिर मैं सोचा कि थोड़ा फिर इम्प्रूव करता हूँ, ऑर्गेनिक रखता हूँ, फिर भी मैं उतना इम्प्रूव नहीं कर पाया, 85 पहुँचे अगले साल। फिर इस बार जो था कि मैं सोचा कि ऐसे लिखना ही नहीं है, सीधा जाना है, एग्ज़ाम में लिखना है। और हालांकि फिर मेरी एक फ्रेंड थी MG, जो उसने बोला कि लिख लो, मैं 1-2 टॉपर को जानती हूँ, उनको भेज के चेक करा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने लिखा 1-2 ऐसे, और फिर मैंने 1-2 टॉपर से चेक कराया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इसको और नेचुरल करो। कुछ इनपुट्स दिए, मैंने फिर और नेचुरल करने की कोशिश की, थोड़ा स्टोरी ओरिएंटेड रखा, और फिर भी इस बार फिर मेरा 102 नंबर आया, जो मुझे लगता है कि ठीक ही है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मुझे लगता है ऐसे में सबसे मेन चीज़ है कि जो सेल्फ का, जो खुद का एक ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, कि हम जैसे जो हमारा स्टाइल है लिखने का, उसे नहीं खोना है। मुझे याद है कि जब इस बार मेरा नंबर नहीं आ रहा था तो मैं 2022 के ऐसे की कॉपी पढ़ी अपनी, तो उनमें मुझे खुद मज़ा आ रहा था पढ़ने में। हालांकि उसमें कुछ इशू थे, बट जो कंटेंट था, लिखने का ढंग था, वो अच्छा था। उसको पढ़ने में अच्छा लगता था कि ये कुछ बोलना चाहता है ऐसा। लेकिन जब मैं अब देखता था, वो थोड़ा जो ऐसे का लिखने का ढंग था वो GS ओरिएंटेड हो गया था, कि मैं चैलेंजेस लिख रहा था, सॉल्यूशन लिख रहा था ऐसे में भी। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो हैम्पर कर रहा था स्कोर करने में। और इस बार वो तो थोड़ा जो ओरिजिनलिटी है कि जो सेल्फ लिखते हो ऑर्गेनिक तरीके से, एक कहानी के रूप में, वो जो बढ़ा चढ़ा के लिखने की आर्ट है ऐसे में, मुझे लगता है कि खूब बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। तो वो जो आर्ट है वो बहुत क्रूशियल है ऐसे में। उसमें थोड़ा GS का ओरिएंटेशन नहीं आने देना है। कहीं से भी हमें ज़्यादा पॉइंट मारने के चक्कर में छोटे छोटे पॉइंट लिखे जा रहे हैं ढेर सारे, मान लो 6-7 पॉइंट लिख दिए, ऐसे में 3-4 पार्ट के बजाय 6-7 पार्ट कर दिए, और फिर वो GS जैसा साउंड होने लगता है। तो हमें वो अवॉइड करना है। अगर वो अवॉइड कर लिए तो 100+ तो आराम से आ जाएंगे। और अगर थोड़ा राइटिंग स्टाइल अच्छा है, जैसे कि किसी का बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर है, तो वो मुझे याद है कि इस बार कोई 150 इंग्लिश लिटरेचर के ही लाए हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा काम आ जाती हैं। तो बिगनर्स के लिए मैं बोलूँगा कि जो स्टार्टिंग में टेस्ट हमें काफ़ी लगाने चाहिए। मुझे याद है मैं पहली बार जब 2021 में स्टार्ट किया था मेंस, तो मैंने ऑलमोस्ट 30 टेस्ट लगाए थे। हालांकि मेरा उतना कंटेंट अच्छा नहीं था, बट समहाउ मैं एक लिखने का जो आर्ट था वो सीख गया था। जो 30 टेस्ट थे मुझे समझ में आ गया था लिखना कैसे होता है। अब कंटेंट का कमी था, तो कंटेंट मैंने फिर उस पर काम किया। लिखने का जो आर्ट था वो डेवलप हुआ। जब एक मतलब उतने टेस्ट लगाओ जब आपको लगे कि मैं अब लिख सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन। अगर 2-3 पॉइंट आते हैं तो मैं पूरा एक पेज भर सकता हूँ। तो वो वाला जो आर्ट है, जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था तो मेरे पास वो आर्ट नहीं था। लेकिन जैसे मैंने 30 टेस्ट पूरे लगाए, 20-20 क्वेश्चन के 30 टेस्ट, ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चन, उनके आंसर लिखना, तो एक वो जो आर्ट होती है वो डेवलप हो गई। फिर नेक्स्ट मैंने कंटेंट पे काम करना स्टार्ट किया। तो जो सबसीक्वेंट अटेम्प्ट थे, वैल्यू एडिशन करना, जो सिलेबस छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करना, और जो टॉपर्स की कॉपी हैं कुछ उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई उनको डालना अपने आंसर्स में, तो वो चीज़ें बाद में होती हैं। पहले तो एक बेसिक लिखने का जो आर्ट है वही सीखना पड़ेगा। वो चीज़ें जो है टेस्ट सीरीज से आसानी से सीखी जा सकती है। टेस्ट जो प्री और मेंस के बीच में था कि एक बार मैंने, क्योंकि काफ़ी टेस्ट लगा लिए थे, तो मुझे याद है कि 23 के मेंस के पहले मैंने सिर्फ 8 टेस्ट लगाए, 2 सेट में जो 4-4 के होते हैं। और उसके नेक्स्ट ईयर मैंने 6 टेस्ट लगाए, एक 4 फुल टेस्ट लगाए और 2 टेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से। और इस बार मैंने सिर्फ 4 ही टेस्ट लगाए थे। तो एक बार जब लिखने का आइडिया हो जाता है, कंटेंट अपने पास है, तो हमारा जो नंबर ऑफ टेस्ट है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो स्टार्टिंग में हमें ऑलमोस्ट 30 के आसपास टेस्ट कर ही लेना चाहिए। तो जब मुझे याद है जब मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखना स्टार्ट किया था, तो मुझे सोसाइटी में महिलाओं की 5 समस्याएं याद करने में, मतलब मुझे याद ही नहीं था। मैं वहाँ लिखने टाइम सोच रहा हूँ कि क्या समस्या है, तो अपने ही दिमाग में 2-3 समस्या आ जाती थी, लेकिन फिर 2-3 नहीं सोच पाता था। फिर जब सॉल्यूशन देखता था समझ में आता था कि अच्छा ये और भी समस्याएं हैं। तो इस तरह मुझे लगता है कंटेंट नहीं है फिर भी जाओ टेस्ट लिखो,
सोचने के लिए मजबूर करो। जब सोचोगे तो दिमाग खुलता है, जैसे जैसे दिमाग खुलता है पॉइंट्स खुद ब खुद आने लगते हैं अपने आप ही। तो मेरा यही रहा है कि जब स्टार्टिंग में मैंने, क्योंकि फाउंडेशन किया नहीं था, तो मुझे उतना कंटेंट मेरे पास होता नहीं था, लेकिन जो भी कंटेंट होता था मैं उससे ट्राई करता था कि आंसर लिख लूँ, और बाकी जो सॉल्यूशन होते थे उनसे अपने में कंटेंट ऐड करता था। तो कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन का काम था, वो जो 30 टेस्ट का मैंने टेस्ट सीरीज़ किया था, वही वो काम कर रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे सिलेबस के हर पार्ट से टच करा रहा था। तो मुझे याद है कि वो चाहे सोसाइटी हो, पॉलिटी हो और एथिक्स, सारे टेस्ट मैंने किए, तो हर टाइप के क्वेश्चन मुझे मिलते थे। वो सारे क्वेश्चन अगर मैं अब देखता हूँ तो मुझे लगता है वो फाउंडेशन के इक्वल ही था ऑलमोस्ट। जो मेरा तैयारी था, मैंने स्टार्टिंग में 2021 से अपने घर से ही स्टार्ट की, और मेरा जो घर है रायबरेली में एक गाँव है, वहाँ है। और मेरा जो घर था काफ़ी पीसफुल लोकेशन पे था, तो वहाँ आसपास उतना शोर नहीं होता था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट की, डिस्टर्बेंस कम था, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, टेलीग्राम आ चुका था अच्छे से। और क्योंकि मैं स्टार्टिंग में, मुझे याद है टेस्ट सीरीज़ मिल गया था विज़न वगैरह का, तो वो चीज़ें मैं रेफ़र करता रहा। और धीरे धीरे मेरे जो दोस्त सत्येंद्र हैं, वो काफ़ी रिसोर्स के जानकार रहे, तो वो मुझे सेंड करते थे। कभी दिक्कत होता था, मैं पूछता था कोई रिसोर्स है कि नहीं, तो वो अपना जो भी कलेक्ट करके रखते थे वो भेज देते थे। मुझे लगता है कि हमारी भी लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर होते हैं जो रिसोर्स हमसे बेहतर जानते हैं, तो अप्रोच करने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना चाहिए। उन्हें अप्रोच करिए, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो जाहिर सी बात है वो शेयर करते हैं। और टेलीग्राम में जो रिसोर्सेज थे फिर मैंने उनका यूज़ किया। साथ ही साथ मैं विज़न का जो टेस्ट सीरीज़ था मेरे पास, उसका स्टार्टिंग में यूज़ किया। और धीरे धीरे जब मैं अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किए, तो वो जो टेस्ट सीरीज़ था उनका कंटेंट अपने नोट्स में लाना भी एक मैंने जो स्टार्ट किया था, वो कंटेंट यहाँ लाता था, जिसे फाइनली रेप्लिकेट करना था एग्ज़ाम्स में। और क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग का फेज़ था, चाहे 2021 से लेके 22, 23, 24, इतने दिन तक 4 साल मैं घर पे रहा और घर से ही मेंस लिखता था। लखनऊ बहुत नियर बाई था, 70-80 किलोमीटर था, वहाँ जाता था मेंस लिखने 3-4 दिन, फिर घर आ जाता था। और मुझे याद है 24 में पहली बार दिल्ली अपने कॉलेज के बाद आया था, जब मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला था। तो उसी टाइम दिल्ली आया, तो यहाँ सारी बुक वगैरह देखी, तो मैं सोचा कि मैं इनसे काफ़ी कटा हुआ था, क्योंकि बुकों का यहाँ पर भंडार था। मैं पहली बार देखा तो सोचा कि इतनी ज़्यादा बुकें पढ़नी पड़ती हैं। मैं खुद सरप्राइज़ था, क्योंकि मेरा जो पढ़ाई था ऑनलाइन था। एक जो PDF 500 पेज का है, वो भी बहुत छोटा सा दिखता है कंप्यूटर पे, वाइल वो PDF जो 500 पेज का एक बहुत बल्कि बुक दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो जो माइंडसेट है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑनलाइन में बेहतर होता है। हम थोड़ा डरते कम में, और जब ऑफलाइन का बड़ा बुक, मोटा बुक देखते हैं तो थोड़ा सा दबाव फील करते हैं। तो ये एक मेरे लिए फॉर्चुनेट था, मैं मानता हूँ कि काफ़ी फॉर्चुनेट था। और अगर शायद मैं बाहर रहता तो थोड़ा जर्नी डिफरेंट होती, बट ओवरऑल क्योंकि अब रैंक आ गया है, तो मुझे लगता है मैंने जो डिसीज़न लिया था वो सही था। हालांकि मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी एडमेंट मत होइए। अगर आपको घर में दिक्कत हो रही है या कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ कोई परेशानी है, तो मुझे लगता है आप उस जगह को छोड़ना इज़ द बेस्ट थिंग। मुझे लगता है मैंने गलती की कि मैंने शुरुआत के 3-4 साल घर में प्रिपेयर किए, और मैं इस 25 के अटेम्प्ट से 3 महीना पहले, मेंस के 3 महीना पहले इस बार लखनऊ आ गया था। तो मैंने मेंस जो है लखनऊ से फिर किया, और लखनऊ में एक भागीदारी भवन करके है, वहाँ पर मैं रहने और खाने का मिल रहा था, तो मैं वहीं रह गया था। तो फाइनेंशियली भी कोई इश्यू नहीं हो रहा था, और वहाँ काफ़ी मुझे एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लग रहा था, काफ़ी नेचुरल था। तो पढ़ाई में काफ़ी मुझे फ़ायदा मिला वहाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी, मेरा रिज़ल्ट बेकार गया था, उसका जो एक काइंड ऑफ डीमोरलाइजेशन था, उससे मैं ओवरकम कर पाया। और विदिन 10 डेज़ में मेरा प्रीलिम्स था। मैं उस माहौल में अगर शायद ना जाता तो फिर मुझे ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कहीं भी रह रहे हो, चाहे कहीं भी, अगर वहाँ कोई डिस्टर्बेंस है, तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ा सा आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा वो प्लेस। और चाहे वो घर हो, चाहे इवन ORN, कहीं भी, दिल्ली, कहीं भी, अगर वहाँ से थोड़ा सा लगता है कि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस है, तो वो प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे रहना ही सेफ़ है। मुझे लगता है प्रिपरेशन में हमें सही इंसान को अप्रोच करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार देखा जाता है कि हमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती, हम एक अटेम्प्ट फेल करके सीखते हैं। तो मैं कहूँगा, अगर वो चीज़ें हम किसी मेंटर से, या कोई गाइड है वो दे रहा है, अगर वो बता रहे हैं, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनसे लेना मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। हमें अप्रोच करना चाहिए।
क्योंकि अगर हम अप्रोच करेंगे तो उनकी गलतियों से सीख के खुद गलती ना रिपीट करें, वही बेहतर है। क्योंकि जो मेरे 4 अटेम्प्ट रहे हैं, मैं ही जानता हूँ कि मैं जो गलतियाँ कर रहा था वो ऑलरेडी लोग जानते थे। वो अगर मुझे समहाउ मैं सही इंसान के पास अप्रोच करता तो शायद मैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में गलती करने वाला था ना करता। तो मुझे लगता है अगर गाइडेंस कहीं भी मिल रही हो, अगर फाइनेंशियली इंसान जो स्टूडेंट है वो ठीक है तो लेना चाहिए। बट वही है कि अगर आप कुछ ले रहे हो तो उसको 100% यूटिलाइज़ करना चाहिए। मैंने काफ़ी देखा है कि रिसोर्सेज तो ले लेते हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं कर पाते, तो फिर ऑलरेडी इंसान गिल्ट में चला जाता है कि पैसा भी गया है और हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मुझे लगता है कि ये फिर एग्ज़ाम को भी हैम्पर करता है। तो हमें जो भी रिसोर्स हमारे पास हैं, चाहे वो हमने पेड लिए हैं या खुद से कर रहे हैं, उनको हमें फुल्ली यूज़ करना चाहिए। और अब तो क्योंकि टेलीग्राम है, इसमें बहुत सारे टॉपर, फ्री का गाइडेंस, सब कुछ फ्री में ही है ऑलमोस्ट। इवन बड़ी कोचिंग्स अपना टेस्ट सीरीज़ भी फ्री में दे ही देती हैं। इवन प्री पास करके मेंस के टाइम मैंने देखा है कि कई सारी कोचिंग्स मेंस का टेस्ट सीरीज़ फ्री में देती हैं। जैसे PW ओनली IAS था तो वो फ्री में ही दे देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं काफ़ी यूटिलाइज़ करो, और अगर ये सारी चीज़ें सही से यूटिलाइज़ की जाएँ तो बेहतर है, रिज़ल्ट अच्छा इम्प्रूव होगा। जर्नी लंबी होती है तो एक ही चीज़ बार बार पढ़ना पड़ता है, तो कभी कभी लगता है कि ये कितनी बार पढ़ना चाहिए हमें। जैसे मुझे याद है कि मुझे सबसे बोरिंग बुक पॉलिटी लगता था, क्योंकि एक टाइम के बाद उसमें कुछ नया सीखने जैसा था नहीं। मैं उसको क्योंकि प्री के टाइम रिवाइज़ करना ही पड़ता था, तो मैं उसको ऐसे 2, 3, 4 चैप्टर एक साथ करता था, फिर अगले दिन करता था। फिर मैंने ऐसा फिक्स कर लिया था कि 3 चैप्टर ही करने हैं, उसके बाद अगले दिन, फिर अगले दिन। तो उसको 9-10 डेज़ में ही करता था। ऐसा नहीं था कि एक दिन में ही सारा ख़त्म कर दिया। और साथ ही साथ उसके साथ कोई दूसरे सब्जेक्ट कैरी करता था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उसमें थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें होती थी तो दिमाग ओवरलोड हो जाता था, फिर मन नहीं करता था पढ़ने का। तो उस टाइम मैं इकॉनमी पढ़ लिया, कुछ करंट अफेयर्स अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर ली। मुझे लगता है प्रिपरेशन में डिस्कशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग इसको अंडरमाइन करते हैं। जैसे कि मैं अपने घर से ही प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे जो एक बहुत ख़ास मित्र हैं सत्येंद्र, तो सत्येंद्र के साथ मेरा जो स्ट्रेटजी था मैं उन्हीं के साथ डिस्कस करता था। मेरा जो भी मैं सीखता था, कुछ नया दिमाग में आता था, उनको बताता था। फिर वो भी अपना कुछ बताते थे कि अच्छा ऐसा करे तो सही रहेगा। तो कई चीज़ें, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है मेरी सक्सेस में। और कभी कभी ये डिस्कशन से चीज़ें पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे पॉलिटी है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किसी के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा आसान होता था। क्योंकि लंबे टाइम में अगर बार बार आप एक ही चीज़ पढ़ोगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि अगर जब पढ़ने में मन न लगे तो थोड़ा किसी के साथ डिस्कस करना भी एक उचित तरीका है, जिससे पढ़ाई भी हो जाता है और डिस्कशन से चीज़ें याद भी रहती है, साथ ही साथ दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता है। तो जैसे कि मेरा जो सफ़र था काफ़ी लंबा था। मैंने पहला अटेम्प्ट 21 में दिया, फिर मेंस 22 में अपेयर हुआ, 23 में मेंस अपेयर हुआ, 23 में ही मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू देने का मौका मिला। और मैं इंटरव्यू दे के रिज़ल्ट वेट कर रहा था, तो उसमें फ़ाइनल में सिलेक्शन नहीं होता है। फिर 24 का प्रीलिम्स आ रहा होता है। तो बहुत कम टाइम था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस फ़ाइनल रिज़ल्ट के बाद प्री के लिए, और उस टाइम खुद को मोटिवेट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैंने उस टाइम समहाउ, मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं डिस्कस करता था प्री का, और कुछ चीज़ें उन्हें बताता भी था। तो उसके साथ ही मेरा प्रिपरेशन होता गया। और साथ ही साथ फिर अगले साल मैं फिर फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहा था। फिर मैं वही स्टक हो गया था साइकिल में कि फ़ाइनल रिज़ल्ट में फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं प्री देने जा रहा था। तो ये जो साइकिल था उसमें मैं कहीं ना कहीं स्टक हो चुका था। मैं सोचता था कि शायद अब जॉब कर लेना चाहिए, बट फिर समझ में आता था कि प्री अभी 15 दिन में है, तो मुझे सोचने का मौका नहीं मिलता था। और मैं इस बार 25 में डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो हो मैं जॉब करूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया था। और साथ ही साथ मैं अटेम्प्ट भी फर्दर देता रहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा ज़िद्दी था और मैं कभी गिव अप नहीं कर सकता था। अगर मेरा आखिरी भी अटेम्प्ट होता तब भी मैं जाता देने। तो मेरा ये एटीट्यूड हमेशा से था। हालांकि मैं इतना समझ गया था कि अभी प्लान बी को एक्टिवेट कर लेना चाहिए, और मेरा प्लान बी स्टेट सर्विसेज था, जो कि मैंने UP-PCS इस बार इंटरव्यू दिया है। और फॉर्चुनेटली उस बार मेरा प्रीलिम्स निकल गया। स्टेट PCS का थोड़ा डिमांड अलग होता है, उसमें घटना चक्र पूरा रटना पड़ता है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरा रटना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं रहा है। तो घटना चक्र पढ़ना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बिना घटना चक्र पढ़े मैं उस बार का प्रीलिम्स समहाउ निकाल लिया था। और जैसे प्रीलिम्स निकला तो मेंस का ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। इवन जो UPSC के कैंडिडेट्स हैं उनको एज रहता है अभी,
तो वो मैंने मेंस लिखा और उसमें भी इंटरव्यू का कॉल आया और कहीं ना कहीं मेरा प्लान भी रेडी था। इस बार इवन जब मैं फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में था कि अगर इसमें नहीं हुआ तो यूपी पीसीएस में ज़रूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा मेंटल पीस के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं और प्लान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी हम इमोशनल डिसीज़न ले लेते हैं कि साइकिल में आ गए, प्लान भी कुछ नहीं सोचा है। जैसे मैं आईआईटी से था बट मैं टेक्निकल फील्ड छोड़ के आया था। अपने जब 21 का अटेम्प्ट दिया था तो मैं प्लेसमेंट में इवन बैठा तक नहीं था, तो मैंने कहीं ना कहीं वो फील्ड ही छोड़ दी थी। और मैं जब यूपीएससी में आया तो यहाँ पर जब टाइम लगा तो मुझे कभी कभी गिल्ट भी होता था कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत तो डिसाइड नहीं कर लिया। और जब अपने दोस्तों को देखता था कि काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो ऐसा लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। और बीटेक के बाद इवन ना मैंने कोई कोर्स भी किया था कि चलो एमटेक हो रखा है या कुछ हो रखा है, वो भी नहीं था। तो ये चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट होती हैं, उनको नेविगेट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और उसके लिए वही है कि जो दोस्त होते हैं उनका जो साथ होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी लाइफ में ढेर सारे दोस्त आए हैं। मुझे याद है कि जब मैं डाउन था या प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो सतेन नाम के दोस्त मेरी लाइफ में एंट्री करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी वेग्या करके, तो उनका भी काफ़ी योगदान रहा है। 22 का जब मैं मेंस फेल करता हूँ तो उसके बाद उनका योगदान रहा है। और जब मैं आखिरी के दो अटेम्प्ट थे उनमें एक मेरी एमजी फ्रेंड है, उसका काफ़ी योगदान रहा है। कहीं ना कहीं मुझे हमेशा भरोसा दिलाती थी कि कर लोगी, अभी सिर्फ 12 नंबर से पिछली बार रह गया, इस बार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जब भी हम अपने इस साइकिल में स्टक फील करते हैं तो हमें अपने दोस्तों को अप्रोच करना चाहिए। और कभी कभी फैमिली उतना कनेक्ट नहीं कर पाते फैमिली से, तो दोस्त ही एक ऐसे लोग होते हैं जो समझते हैं। और क्योंकि ये जर्नी में जो है बस वही समझ सकता है कि वो इंसान क्या गो थ्रू कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने दोस्तों को बहुत वैल्यू देना चाहिए और कभी भी डिफ़िकल्टी हो उन्हें अप्रोच करिए और उनके साथ हमेशा खुद को भी खड़ा करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि चीज़ें वन साइडेड होती हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब भी साइकिल ये डिफ़िकल्ट हो, जर्नी बहुत टफ फील हो, तो कुछ खास जो दोस्त हैं उनका हमें सहारा लेना चाहिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होपफुली एक्सपेक्टिंग यू टू बी ऑन द DKT प्लेटफॉर्म नेक्स्ट ईयर।